गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एआई रिलेटेड एक स्मॉल कैप कंपनी, जिस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी जा रही है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में। उसको डीप में समझेंगे, उसके ऊपर डीप डाइव करेंगे। कंपनी किस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करती है, एआई के इकोसिस्टम में इस कंपनी का क्या रोल है, किस तरीके से वो अपने हाइपरस्केल और कंपनी के साथ आगे बढ़ रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश कर रही है, अगले आने वाले समय में वो किस तरीके से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इस कंपनी की रह सकती है, कंपनी के आज के वैल्यूएशंस किस मुकाम पे है, कंपनी आगे आने वाले समय में किस तरीके से ग्रोथ करना चाहती है, कंपनी के इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में कौन से ऐसे रिस्क और चैलेंजेस हमें नज़र आते हैं जिसको हमें एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। पहले मैं बता दूँ, देयर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस एंड यूएस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट वन थिंग is US market is more volatile than the Indian market. There are the types when the market goes like 20-30% up for a day because there is no circuit in the US market, और जब नीचे जाते हैं तभी भी वो 20-25% के नीचे जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी US कंपनी में इन्वेस्ट करना है और स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज देर इज़ अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ गेम। अगर चल जाए कंपनी तो 20-25 गुना बहुत जल्दी हो जाती है 1-2 साल में। जैसे वन ऑफ द माई ग्रेट इन्वेस्टमेंट एज फार एज द टुडेज इज कंसर्न इज द Palantir, विच हैज ग्रोन लाइक 25x फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2023 इन 2025। सो वो जो हाइपरस्केलर ग्रोथ है वो आपको सिर्फ यूएस में मिलेगी। और जिस तरीके से एआई का बूम चल रहा है होल इकोसिस्टम में, तो उसकी वजह से देर आर सो मेनी कंपनीज इन द यूएस हु इज डिलीवरिंग वेरी गुड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्वार्टरली रेवेन्यू नंबर्स, अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ा रही है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स वो बड़े बड़े कंपनियों के साथ कर रही है, जिसका भी इम्पैक्ट वहाँ के मार्केट के ऊपर बहुत जल्दी होता है। एंड देन ऑब्वियसली यूएस मार्केट इज ऑलवेज नोन फॉर द मोर वोलाटाइल मार्केट दैन द इंडियन मार्केट्स। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसका नाम है नेवियस ग्रुप, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको डिटेल में समझेंगे, कंपनी के रेवेन्यूज़ कैसे हैं, कंपनी किस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करती है, कंपनी के प्रोडक्ट लाइन क्या है, कंपनी के चैलेंजेस क्या है, कंपनी की क्या रिस्क फैक्टर्स है आगे जाते हुए समय में जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है। तो हम पहले तो एआई इकोसिस्टम को समझेंगे, और एआई इकोसिस्टम अगर आप पहले समझ जाओ कि किस तरीके से एआई इकोसिस्टम चलती है, कौन कौन से कंपनी डिफरेंट पार्ट्स प्ले कर रही है एआई के पूरे इकोसिस्टम में, अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपको समझ जाएगा कि ये कंपनी जो है नेवियस, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस है, वो आपको समझने में इजी रहेगा। तो कोई भी बंदा अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्ले रोल कर रहा है तो उसको एआई इकोसिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत के वीडियो में 1-2 मिनट या 2-3 मिनट वी विल स्टडी अबाउट द एआई इकोसिस्टम, कि किस तरीके से एआई इकोसिस्टम चलती है, कौन कौन से बड़े बड़े कंपनीज है वो इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो बैक एंड में काम कर रहे हैं जो एआई के लिए सपोर्ट करते हैं, और क्या अगले आने वाले समय के लिए उस कंपनी ने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए अभी से कौन कौन से कदम ये कंपनी उठाने जा रही है, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, सो बिल्कुल आप एंड तक देखना। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई इनपुट्स अबाउट दिस because in the last 2-3 years I've invested heavily onto the US AI stocks compared to the Indian market, and to be honest with you it has given me a huge amount of return in terms of the US AI investing। आपने देखा होगा कि Nasdaq ऑल टाइम हाई है, S&P 500 ऑल टाइम हाई है, और आपको US में इंडिया के कंपैरेटिवली ऐसी कंपनियां मिलती है जहां पर मार्जिन प्रोफाइल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है, जहां पर अगर आप देखोगे कि द गेन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात करो तो बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल रहती है, किसी के पास ज़्यादा एडवांटेज किसी के पास कम एडवांटेज ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इट मेक्स मोर सेंस टू इन्वेस्ट। और जो भी लोग मेरे बहुत सारे वीडियोस इंडियन इक्विटी को लेकर देखते हैं, तो उनको भी मैं कहता हूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो को अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे थोड़ी समय के लिए, तो बिकॉज एआई प्ले चल रहा है यूएस में, तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट फ्लेवर टू योर पोर्टफोलियो। इंडिया में अगर बात करो तो फाइनेंस की बात होती है, कंज्यूमर की बात होती है, टेक्नोलॉजी को तो अभी छोड़ी दो बिकॉज ऑफ द एआई, बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है आई विल गो टू द इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट कंपेयर टू द इंडियन मार्केट एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, बट एज फार एज द कंज्यूमर इज कंसर्न इंडिया इज द बिगेस्ट प्ले, नो डाउट अबाउट इट। सो नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन एज इट इज अ मोर वोलाटाइल मार्केट्स। सो चलो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि एआई में क्या चल रहा है। तो अगर आप मान लो कि एआई की बात अगर आती है तो बात आती है डेटा सेंटर्स की, बात आती है जीपीयूज़ की, बात आती है कि कंप्यूटिंग की। ये वर्ड आपने बहुत समय से सुने होंगे, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, आप बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हो। लेकिन इसको अगर डिटेल में समझना है तो आपको समझना पड़ेगा एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोलते तो है लेकिन होता क्या है। तो सिंपली चीज़ों में मैं बताने की कोशिश करूँगा।
पहले एक ज़माने में कंप्यूटर हुआ करता था जिसमें सीपीयू लगता था, जिसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, एक 5-6 कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको करना है तो सीपीयू यूज़ होता था। तो लैपटॉप में एक चिप डाल दिया, वो प्रोसेसर यूनिट होता है। आप अगर कभी लैपटॉप खरीदने गए तो उसको पूछते हो कि इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है, तो प्रोसेसिंग कंप्यूट कितना है, तो वो मैटर इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो छोटे छोटे चिप्स होते थे। अगर आपको 5-6 कॉम्प्लेक्स टास्क करने हैं तो आप सीपीयू कर देता था। लेकिन अभी एनवीडिया ने जो एक नई क्रांति इसमें एआई में ला दी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे जीपीयूज बनाए हैं, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाए हैं। वो बेसिकली गेमिंग के ऊपर काम करते थे, लेकिन काम करते करते उनको समझ में आ गया कि हम ऐसे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं जिनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, जिनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपको 1 मिलियंस ऑफ टास्क अगर एक ही साथ करने हैं तो आपको जीपीयूज लगता है। तो यही डिफरेंस है सीपीयू और जीपीयू में। सीपीयू में थोड़े बहुत टास्क करने हैं तो आप हो जाता है, लेकिन आपको मिलियन टास्क पैरेलल समय में अगर करना है, मतलब 1 मिलियन टास्क अगर आपको पैरेलली करने हैं और कोई डिजायर्ड आउटपुट आपको निकालना है तो आपको जीपीयू की जरूरत होगी। तो एनवीडिया ने क्या किया है, ये जीपीयू को बनाने का काम किया है। वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, गेमिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या ऑटोमेशन व्हीकल्स हो गए हैं, या चिप्स हो गए हैं, तो उनको जीपीयूज को बनाने का काम एनवीडिया करती है। मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वो कंप्यूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसको बनाने का काम एनवीडिया करती है। जैसे ही उन्होंने बनाने का काम शुरू कर दिया और लोगों ने इसको यूज कर लिया, बड़े बड़े जो हाइपर स्केलर कंपनीज है अमेरिका में, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा, ये जो हाइपर स्केलर कंपनी है, जो क्या करते हैं, कंज्यूमर के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटा फेसबुक चलाता है, मेटा व्हाट्सएप चलाता है, मेटा इंस्टाग्राम चलाता है। उसके लिए बैकअप प्रोसेसिंग में बहुत सारा डेटा लगता है और वो प्रोसेस एक समय में होता है। आपको रील 2 मिनट में लगती है, यूएस में जो बंदा काम कर रहा है उसकी रील आपके पास आती है, आप उसको शेयर कर सकते हो। फेसबुक में भी यही होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। अगर मान लो कि मैं आउटलुक की बात ले लूँ, तो आउटलुक में नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ आपको ईमेल्स आते रहते हैं, उसको कंप्यूट करना, वहाँ से डिटेल्स निकालना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है। तो एनवीडिया क्या करता है, इन हाइपर स्केलर को जीपीयू देता है। तो मतलब जीपीयू तो लगता है डेटा सेंटर्स में, लेकिन डेटा सेंटर्स के जीपीयू का यूज करके ये मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने एप्लीकेशंस बनाते हैं और हम सारे लोगों को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी की बात कर लो। पहले क्या होता था, गूगल में अगर मुझे कई यूएस में स्पेसिफिक रेस्टोरेंट शो मतलब ढूंढना है, या मतलब उसकी मुझे कुछ ढूंढना है, या मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ढूंढना है, तो मैं गूगल पे जाता था, टाइप करता था और बहुत सारे वहाँ पर वेबसाइट्स आते थे। तो हम क्या करते थे, उस वेबसाइट में अलग अलग वेबसाइट में जाके सोचते थे कि अरे ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, और वहाँ से एक डेटा हम ढूंढने की कोशिश करते थे। अगर मान लो कि मुझे एप्पल में कोई प्रॉब्लम आ गया, या मुझे कोई हैक कर लिया मेरा आईफोन, तो मैं सोचता हूँ यार मैं क्या करूँ, मैं गूगल को पूछता हूँ यार मेरा ऐसा हो गया तो क्या करूँ। तो वहाँ पर 5-6 वेबसाइट्स खुलती है, तो वहाँ पर आप जाते हो, इंटरफेरेंस निकालने की कोशिश करते हो कि ये वो कह रहा है, वो ये कह रहा है। लेकिन अभी ये है कि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछो तो वो डायरेक्ट और एक्यूरेट आंसर देता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा दैट ही हैज। वो कैसे हो पाता है, वो ऐसे हो पाता है क्योंकि उसके पीछे एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, वो बहुत फास्ट डेटा इंटरफेरेंस करता है। फास्ट डेटा अगर कोई चीज़ इंटरफेरेंस हो जाए और बहुत जल्दी कर जाए तो आपके पास डिजायर्ड आउटपुट बहुत जल्दी आ जाता है। अगर मान लो कि एक आदमी चैट जीपीटी यूज कर रहा है, मिलियंस ऑफ आदमी सेम टाइम पे चैट जीपीटी यूज कर रहा है, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई हेल्थ केयर की बात पूछ रहा है, कोई मैरिज की बात पूछ रहा है, कोई किसी डेस्टिनेशन की बात पूछ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर की बात पूछ रहा है, चैट जीपीटी आंसर दे पाता है। लेकिन चैट जीपीटी के लिए ये सिर्फ करने के लिए उसके पास ज़्यादा प्रोसेसिंग कंप्यूट होना ज़रूरी है। वो कंप्यूट आता है जीपीयू से, वो कंप्यूट आता है हाई प्रोसेसिंग जीपीयू से, उसको बोलते हैं एचपीसी, हाई प्रोसेसिंग कंप्यूट। हाई प्रोसेसिंग कंप्यूट बनाता है एनवीडिया की जो चिप्स होते हैं, जैसे GB300 हो गई, उनका एक क्यूडा करके सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, वो एनवीडिया का कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब हम उसमें आ जाएंगे। लेकिन आपको समझाने की बात है कि एनवीडिया जो है जीपीयू देता है। जीपीयू हाई कंप्यूट प्रोसेसिंग पावर्स के लिए यूज होता है। वो जीपीयू कहाँ लगते हैं, डेटा सेंटर्स में लगते हैं। अगर आपने देखा होगा, आप कभी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो या किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो एक आपकी एक सर्वर रूम होती है, वहाँ पर अलग अलग सर्वर्स लगे होते हैं, वहाँ पर
चिप्स लगी होती है। यही आप मान लो कि यूएई के लिए या इंडिया के लिए एक बड़ा सा डेटा सेंटर चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा अगर एआई का यूज़ करने लगेगा अपने अपने फील्ड्स में, कोई एजुकेशन में करेगा, कोई हेल्थ केयर में करेगा, कोई अपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में करेगा, कोई अपने डे टू डे लाइफ में करेगा, तो उसके लिए तो कंप्यूट चाहिए ना। तो कंप्यूट कहाँ से आएगा? कंप्यूट तभी आएगा जब वहाँ पर आपके डेटा सेंटर्स होंगे। तो इसीलिए डेटा सेंटर का नाम आपने बहुत सुना हो गया। तो लोग क्या करते हैं कि हाइपर स्केलर जो है वो डेटा सेंटर बिल्ड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अजूर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर बिल्ड करेगा, अजूर के बेस के ऊपर वो अपनी कंप्यूट चलाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट को अगर आपको कोई ऐप बेचने हैं, आपने देखा होगा एआई का यूज। सो बेसिकली ये जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनियां हैं वो एआई का एप्लीकेशन यूज करके कंज्यूमर को सर्विसेज देते हैं। कैसे सर्विसेज देते हैं? अगर आप मान लो कि कोई ईमेल आउटलुक की बात करो, तो ईमेल आउटलुक की अगर बात करो तो आपने देखा होगा एआई में आज है कि एक ही टॉपिक के ऊपर मतलब एक 150 ईमेल है, लेकिन मुझे एक इंटरफ्रेंस करके मुझे एक ही शॉर्ट समरी मुझे चाहिए तो एआई मुझे दे देता है। वो कंज्यूमर को बेचता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट मेरी जैसी कंपनियों को बेचेगा, मेरे को बेचेगा, तो मैं उसको पैसा दूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल ये जो कंपनी है उसको हाइपर स्केलर बोलते हैं। वो एक कंज्यूमर के साथ काम कर रही है, इसलिए आप देखोगे कि उनका मार्जिन भी बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए पैलेंटर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक एंटरप्राइज सोल्यूशन देती है बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज को यूएस में, स्पेशली यूएस आर्मी को, इसलिए वहां पर ग्रोथ मार्जिन ज्यादा रहती है। ये तो हो गया कंज्यूमर का पार्ट, मतलब आपको एप्लीकेशन बेचने का काम करती है। उसके पीछे आता है कि जो कंपनियां ये डेटा सेंटर बनाने का काम करती है, तो डेटा सेंटर बनाने का काम जो करती है, जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हो, कि मान लो कि आपको रैक सिस्टम चाहिए, वहां पर कंप्यूट चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, वहां पर वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करके एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइक्रोसॉफ्ट को देना है। तो ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो कंपनी काम करती है उसमें एनबीआईएस जो नेबियस ग्रुप है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आपने एक समझ लिया, एक होता है कंज्यूमर, उसको माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन चाहिए, उसके पीछे एक जीपीयू डेटा सेंटर्स लगेंगे, उस डेटा सेंटर्स को, जीपीयूज को, एवरीथिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम नेबियस जैसी कंपनी करती है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जीपीयू सेल करने का काम एनवीडिया करती है। तो आपने देखा होगा एनवीडिया बहुत सारी कंट्रीज में बहुत तेजी से अपने जीपीयूज बेच रहा है, अपना कूड़ा जैसा एक एआई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ये भी बेच रहा है। तो इसलिए एनवीडिया की बहुत ग्रोथ हो गई है। अगर एनवीडिया का जीपीयू ही अच्छा कंप्यूट नहीं दे पाएगा, एनवीडिया के जीपीयू ही कम पड़ने लगेंगे, तो एआई का पूरा गेम ही फेल हो जाएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में भाषा के में बोलते हैं, अगर कोई 2 दिन अगर 10% के ऊपर का मतलब 10% के नीचे अगर एनवीडिया बंद हो जाए 2 दिन के लिए, उस दिन मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं एआई का बबल फूटने वाला है, क्योंकि जीपीयू जो है जो बनाने का काम एनवीडिया करती है। सो इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी, उसका जो ब्रेन है वो एनवीडिया है। तो जीपीयू का गेम खत्म होगा तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी गेम खत्म होगा, आपको कंप्यूट भी नहीं मिलेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या खाक बेचेगा हमें, जो नए नए डिफरेंट एआई एप्लीकेशन बेच रहा है, या चैट जीपीटी क्या करेगा? तो उसका जो ब्रेन है वो एनवीडिया है। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं कि एनवीडिया हार्डवेयर प्ले है, लेकिन अभी अभी एनवीडिया हार्डवेयर प्ले के साथ अपने सॉफ्टवेयर को भी उसमें ऐड करके दे रहा है। मतलब वो जो टेस्ला के साथ जो उसने डील कराई, तो उसमें क्या करता है वो सेल्फ ड्राइव जो व्हीकल है उसको, जो कंप्यूटर का पूरा जो प्रोग्राम है उसने एक अच्छा जीपीयू बनाया, उसको भी सेल करता है, सॉफ्टवेयर भी सेल करता है। तो इसकी वजह से एनवीडिया की बात बहुत ज़्यादा होती है, ये का इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। लेकिन हम बात करेंगे अभी, मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है, होप आई एम नॉट टू फास्ट, इज लाइक डेटा सेंटर को बनाने का काम, डेटा सेंटर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम ये जो एनबीआईएस जैसी कंपनी करती है। अभी एनबीआईएस या नेबियस ग्रुप मान लो, नेबियस ग्रुप का एक कॉम्पिटिटर भी है जिसका नाम है कोरव्यू। तो कोरव्यू और नेबियस ये कंपनियां जो है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, इनके साथ बड़े बड़े डील करते हैं, मतलब 4 साल 5 साल के लिए डील करते हैं, और वो उनको बोलते हैं कि मैं आपको ये पूरा जो बनाया हुआ डेटा सेंटर है वो मैं आपको बेचूंगा, आप इसका यूज कर लो। तो अभी आप कहोगे यार मेटा क्यों नहीं बिल्ड कर सकता, या गूगल क्यों नहीं बिल्ड कर सकता, उनके पास तो पैसा है। प्रॉब्लम वही है ना कि एआई की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट लाइक दीज कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन देयर ओन डेटा सेंटर, उनकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ रही है, उनके पास कैपेसिटी कम पड़ रही है। अगर कैपेसिटी कम पड़ जाए तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना एक घर का काम नहीं है कि आज शुरू कर दिया कल जाके एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। उसके लिए समय लगता है, 1-2 साल लगते हैं, और उसमें $1 बिलियन भी खर्चा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां क्या सोच रही है, मैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जो प्रेडिक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा एआई की डिमांड है, और अगर मुझे डिमांड के साथ
लोगों को सर्व करना है, तो मेरी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ जा रही है, इसीलिए वो कंपनियां नेवियस के पास चला जाती है। जो नेवियस जैसी कंपनियां हैं वो पूरे डेटा सेंटर्स को बनाती है फ्रॉम द स्क्रैच, वो बना के रेडी रखती है, और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आ गया उनको एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उनको बोलती है कि मेरा ये जो डेटा सेंटर है यूज़ करो। अभी उसमें जीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, उसमें they have lots of things. You can go into the details. They have a hardware, they have a, vertical integration software system which can integrate that hardware GPU into the desired software results as well. तो ये भी बात होती है। तो उनके जो रैक्स होते हैं वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर सैक्स, मतलब इनका जो प्ले है एनवीआई का मोट जो है वो सॉफ्टवेयर सैक सिस्टम है, और उनका जो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर सैक सिस्टम, और उनका जो हार्डवेयर है और उनका जो रैक्स है उसको किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक रूम में सारे जीपीयू लगा दिए और हमने सोच लिया कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके पीछे भी बहुत सारा काम होता है जो भी माइक्रोसॉफ्ट में दिया होता है। तो नेवियस जो कंपनी है उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं। तो ये जो $29 बिलियन की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। अभी ये जो कंपनी शुरुआत हुई थी वो यांडेक्स ग्रुप से हुई थी। रशिया की एक कंपनी है यांडेक्स ग्रुप करके, तो यांडेक्स ग्रुप इनका पुराना नाम था, तो वो रशिया की कंपनी थी। तो जैसे यूएस में क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, वैसे रशिया का गूगल क्लाउड ये यांडेक्स कंपनी हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे वर्टिकल्स थे। उसमें रशियन टेक्नोलॉजी भी थी, उसमें आउटसाइड ऑफ द रशिया भी उनके एम्स्टर्डम में भी ऑफिसेस थे और बहुत सारे प्ले था। तो उन्होंने क्या किया, यांडेक्स कंपनी को डाइवर्सिफाई कर दिया, तो वो कंपनियां अलग हो गई। रशिया की कंपनी रशिया के पास रहेगी, लेकिन ये जो गूगल क्लाउड की जो कंपनी है, रशिया का गूगल क्लाउड, ये जो कंपनी है वो सेपरेट हो गई है। तो वो सेपरेट कंपनी होने के बाद वो यांडेक्स एनवीसी कंपनी बन गई नेवियस ग्रुप, वो नाम चेंज कर दिया गया। अभी उनके पास क्या रह गया वो डाइवर्सिफाई करने के बाद, एक रह गया कि 500 अच्छे खासे डेवलप्ड इंजीनियर्स जिन्होंने अपने स्क्रैच से वो गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्ले किया था। मतलब इनको बहुत नॉलेज है कि गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कैसे बनता है। मैं गूगल का नाम ले रहा हूँ, मतलब आप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है। इस कंपनियों को नियो क्लाउड भी बोलते हैं। हमारे पास कौन से क्लाउड कंपनीज है आप बताओ? माइक्रोसॉफ्ट का अजूरी है, गूगल का गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अजूरी है, गूगल का गूगल क्लाउड है, और मेटा का AWS है, अमेजॉन का। तो ये गूगल क्लाउड है, ये ट्रेडिशनल क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, ये ट्रेडिशनल क्लाउड्स हो गए। अभी नियो क्लाउड आ गया है जिसमें नेवियस, कोरवीव, ये सारी कंपनियां काम कर रही है, और वो कोई एक लैब करके लैम्बडा लैब करके भी ये कंपनी है, लेकिन उसकी उतनी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, बिकॉज दिस कोरवीव एंड NBIS मतलब नेवियस ग्रुप ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मतलब पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करूँ तो मेरे वीडियो में इन दोनों कंपनियों के बहुत ज़्यादा नाम आएंगे, कोरवीव और नेवियस। इट्स लाइक दे बोथ आर डूइंग द सेम वर्क बट देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिकॉज बोथ ऑफ दिस डूइंग द सेम वर्क। कोरवीव जो कंपनी है वो भी अच्छी कंपनी है, उसका जो मार्केट कैप है लगभग 69-70 बिलियन डॉलर की कंपनी है मार्केट कैप हिसाब से। $29 बिलियन कंपनी है नेवियस छोटी कंपनी है, कोरवीव बड़ी कंपनी है। इन दोनों ही कंपनियों में एनवीडिया में इन्वेस्ट किया है। तो एनवीडिया बहुत स्मार्ट था, जैसे ही एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले होने लगा तो उसने क्या किया, फटाक से इन सारी कंपनियों ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मतलब वो कहीं नहीं जा सकते। तो एनवीडिया ने उनके साथ करार कर दिया, $700 मिलियन उसमें फेंक दिया है कोरवीव में। नेवियस में भी कुछ $600 मिलियन उसने फेंक दिया है। तो एनवीडिया बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज एज वेल फ्रॉम द डे वन बिकॉज दे नो हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग इन फ्यूचर। तो वापस आते हैं नेवियस ग्रुप के ऊपर। जैसे मैंने कहा $29 बिलियन मार्केट कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है। कंपनी जो है जैसे मैंने कहा कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले का काम करती है। और हम वापस आते हैं कि यांडेक्स ग्रुप के ऊपर, जो यांडेक्स से डाइवर्सिफाई होके नेवियस आई थी। तो नेवियस का एक कोर पोर्टफोलियो है जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, और इनका नॉन कोर पोर्टफोलियो है। कोर पोर्टफोलियो में जो वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड कराने का काम करते हैं, मतलब वो जीपीयूज को लाते हैं, सॉफ्टवेयर को लाएंगे, हार्डवेयर को लाएंगे, और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट गूगल मेटा को बेच देंगे। तो ये तो उनका कोर रेवेन्यू हो गया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का। दूसरी एक विंग इनकी है जिसमें क्या है कि वो यांडेक्स से ही आया था उनके पास कि वो जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है उसको ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बेचने का भी काम करती है, वो भी उनके पास है। एक डेटा एनालाइजिंग टूल भी उनके पास है जिसको भी वो अच्छी तरीके से बेचते हैं। एक क्लिक हाउस करके कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। टिकोला जैसे टूल्स में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इनका बाकी सारा भी बहुत ऐसा सेगमेंट वाइज सेगमेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि कोर एआई छोड़ के ये जो आपका उसको बोलते हैं एवी राइड करके उनका एक टूल है जिसके थ्रू वो
सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल को वो सॉफ्टवेयर बेचने का काम करते हैं। बाद में उनका एडटेक प्लेटफॉर्म भी है जिसको वो 1010 बोलते हैं। एडटेक प्लेटफॉर्म मतलब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखानी है तो उसके टेक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, वो भी वहाँ पर काम करते हैं। इन नॉन कोर एक्टिविटीज से भी उनको बहुत सारा रेवेन्यूज आता है। ये 2 to 4 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनका। एवी राइड जो ऑटोमेशन से सेल्फ व्हीकल ड्राइविंग के लिए सॉफ्टवेयर बेचता है। एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, मल्टी मॉडल लैंग्वेजेस सिखाते हैं। और दूसरा है कि उन्होंने क्लिक हाउस में इन्वेस्टेड किया है, वो बहुत बड़ी कंपनी है डेटा प्लेस में, डेटा लेबलिंग्स में। तो ये सारे वर्टिकल से भी उनको रेवेन्यूज आता है। 2 to 4 बिलियन डॉलर उनका रेवेन्यूज, उनके वैल्यूएशंस है। तो ऑब्वियसली अभी जो सारा जो गेम चल रहा है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, तो इन्वेस्टर का जो बहुत सारा फोकस है वो इसके ऊपर है। तो अभी होता क्या है, सबसे बड़ी एक जो चीज़ है अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 महीने के पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ 17.4 बिलियन का 6 साल के लिए नेबियस और माइक्रोसॉफ्ट का डील हुई है। और ये डील होने के बाद नेबियस के स्टॉक ने बहुत बड़ी छलांग लगा दी। स्टॉक 60 के ऊपर था, वहाँ से 30% अप हो गया और ऑल टाइम हाई लगा दिया 130 का। वो क्यों लगा दिया मैं बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट हाइपरस्केलर उनके पास आता है हेल्प मांगने के लिए। वो बोलता है कि मेरे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो रहा है, मैं अजूर का इंफ्रास्ट्रक्चर एआई का बिल्ड कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। सो आई वांट यू टू हेल्प मी, वी विल डील फॉर 6 years, मतलब 6 साल के लिए वी विल यूज योर डेटा सेंटर्स, वी विल यूज योर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एआई दैट यू बिल्ड और वी विल गिव द मनी ऑन एनुअलाइज बेसिस। तो अभी 2025 के एंड होते होते उनका काम शुरू हो जाएगा और वो 2026 तक पूरा चलेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी 29 बिलियन डॉलर की है और कंपनी को 17.4 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो 6 साल माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। इसमें 2 चीज़ें होती है। बीइंग माइक्रोसॉफ्ट इज बिग एआई कंपनी और बिग जायंट मेगा 7 कंपनी, मार्क 7 कंपनी, जिसके पास क्रेडिबिलिटी आ जाती है। लोगों के आईब्रोज ओपन हो गए, अरे यार माइक्रोसॉफ्ट नेबियस के पास जा रहा है, तो मतलब नेबियस में ऐसी कुछ बात होगी जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट ने उनके साथ डील किए, वो भी 6 साल के लिए। अभी होता यह है कि छोटे माइक्रोकैप कंपनी के लिए ये तो ऐसा हो गया, मैं तो 10,000 माइक्रोकैप की एफएमसीजी कंपनी हूँ और मुझे कुछ $20,000 का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लग गया तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी सारा फोकस नेबियस का है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जीक्यूशन भी ऑन टाइम होनी चाहिए। वो सारा चीज़, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम होता है। अभी मान लो कि ये छोटी कंपनी है, अभी उनको लगेंगे पैसे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अगर छोटी कंपनी हो और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने आपके ऊपर बिलीव दिया है कि आप ये काम कर सकते हो, तो ऑब्वियसली उनको पैसा लगेगा। वो कैसे आएगा, आप इक्विटी को डाइल्यूट कर सकते हो, आप अपने डेट को ले सकते हो। इसीलिए बहुत सारे जगह पे ये चर्चा होती है कि यार एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है ना वो कैपेक्स इंटेंसिफाइज है, कैपेक्स लगता है, पैसा लगता है चीज़ों को। ऐसा तो नहीं है कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है, ये तो हार्डवेयर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगेगी। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए पैसा पॉकेट से जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए कैपेक्स इंटेंसिफाई बिजनेस होते हैं। इसीलिए दिस कंपनी इज वेरी डिफरेंट देन द पैलेंटियर। पैलेंटियर को जो मार्जिन मिलेंगे ये मार्जिन वहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे मार्जिन लूज करके इनको तो नहीं देगा ना, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने मार्जिन रखेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनियां में यहाँ पर देगा, मतलब थोड़ा बहुत तो देगा लेकिन सारा मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेगा, लेकिन नेबियस के पास ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली लेकिन ये जो बड़ी डील हुई है वो बहुत बड़ी डील है। मतलब माइक्रो आपकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट लग गई माइक्रोसॉफ्ट को, उन्होंने डील कर दी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि नेबियस अपने हाथ से अभी पैसा फेंकेगा और ये सारा एग्जीक्यूशन करके देगा। वो टाइम पे अगर एग्जीक्यूशन देता है, वो सेटिस्फैक्ट्री एग्जीक्यूशन करता है, सो देयर इज़ अ चांस। और उनके सीईओ ने कहा है, वो एलेक्स टेलो करके कोई उनका नाम है, बहुत ही अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो उन्होंने कहा है कि वी आर ट्राइंग टू हैव मोर ऑफ दीज डील्स इन डेज टू कम। मतलब वो चाहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट के बाद गूगल के साथ, मेटा के साथ करें। और वो न्यूज़ आ गई 15 दिन पहले कि मेटा के साथ उन्होंने $3 बिलियन का फिर एक एग्रीमेंट कर लिया। तो मेटा भी अभी उनके पास लगे, हालांकि मतलब टोटल एग्रीमेंट वैल्यू कम है कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन आ तो रहा है ना। तो अभी मेटा उनके पास आ रहा है कि मुझे एआई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर करके बिल्ड करके दे दो। तो होता ये है, ये दोनों बड़ी कंपनियां इनके साथ जुड़ जाने से मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नेबियस में ज़्यादा बढ़ गया है और आपको एनुअलाइज बेसिस के ऊपर इतने सारे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो आपका जो थेसिस है, आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर मोहर लग जाती है इतने बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के काम जब आप करने शुरू हो जाते हो। दूसरी एक बात होती है कि आपको फाइनेंसिंग चाहिए। आप कहीं बैंक के पास जाओगे और आप बोलोगे यार माइक्रोसॉफ्ट से मेरे को डील मिली है, ऑब्वियसली फाइनेंसर आपको पैसा देगा, वो उसके लिए भी उसको प्रॉब्लम नहीं आती है नेबियस को।
अब आप मुझे बताओगे यार वो तुमने कोरवीव की बात की भी की थी, उसका क्या हुआ? कोरवीव भी यही काम करता है लेकिन बड़ी कंपनी है, उसमें भी एनवीडिया ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन कोरवीव का एक डिफिशियंसी मुझे लगी कंपेयर टू एनबीआईएस कि उनका एसेट ऑन रिटर्न 5% से नीचे है और उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट 9% से अप हो गई है। तो मतलब आपका रिटर्न ऑन एसेट, जो आप एसेट लगा रही हो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में, वो 5% से नीचे है और आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो 9% से ऊपर है। और कोरव्यू का थोड़ा सा डिफरेंस ये है एनबीआईएस से, मतलब नेबीएस से। नेबीएस क्या करता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब सारा कुछ खुद ही बनाता है। मतलब वो कंपनी जो कही जाती थी क्लाउड ऑफ द रशिया, वहां से वो आ रही है, राइट? तो उनको सारा एक्सपीरियंस है, क्लाउड कैसे बनाते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, हार्डवेयर क्या लगता है, कैसी चीज़ें होती है, उनको सारा पता है। तो वो सारा अपने आप कराती है। लेकिन कोरव्यू क्या करती है, बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन वो क्या करती है, थर्ड पार्टी से वो सर्वर को लेती है, फिर वहाँ पर रीसेल करती है, उसका एक जीपीयू मतलब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले बनाती है, लेकिन सर्वर दूसरे से लेगी, इंटीग्रेशन दूसरे से कराएगी। मतलब थर्ड पार्टी से काम करने के बाद आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इसीलिए रिटर्न ऑन एसेट 5% से नीचे है, लेकिन फाइनेंसिंग कॉस्ट उनकी 9% से ऊपर है। और वो कोरव्यू और नेबीएस में वो एक डिफरेंस है कि कोरव्यू में ऐसे नॉन कोर पोर्टफोलियो नहीं है। जैसे मैंने कहा वो सेल ड्राइविंग वाला, जैसे मैंने कहा कि वो क्लिक हाउस में इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने कहा वो एटेक प्लेटफॉर्म कराते हैं, वो जो 2 और 4 बिलियन का है एनबीआईएस में, वो कोरव्यू में है नहीं है। तो कोरव्यू इज फुली डिपेंडेंट ऑन दिस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले। दूसरी चीज कि उनका रिटर्न ऑन एसेट उतना ज्यादा नहीं बन रहा है, क्योंकि वो लीज मॉडल के ऊपर काम करते हैं, लोगों से लीज के ऊपर सर्वर लेंगे, डेटा सेंटर बनाएंगे, वो सारी चीजें करेंगे। इसीलिए कोरव्यू का स्टॉक भी ऊपर गया है, लेकिन कोरव्यू ज्यादा गिरेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इनटू द कोरव्यू, व्हिच इज आल्सो अ गुड कंपनी, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नेबीएस। इट्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डील दैट दे साइंड विद द माइक्रोसॉफ्ट एंड द मेटा, व्हिच गिव्स द अर्निंग विजिबिलिटी इन डेज टू कम। मान लो अभी आप मुझे कहोगे यार सब तो तुम अच्छा बोल रहे हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मेटा के साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन मुझे रिस्क क्या लगती है? रिस्क यही लगती है कि मान लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक से नहीं चलता है, उनको दिक्कतें आती है, मतलब वो डीले हो जाती है, डीले पेनल्टी माइक्रोसॉफ्ट की उनके ऊपर आ जाती है, तो आपके अर्निंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? क्रेडिबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और दूसरी क्या चैलेंजेस हो सकती है, ये पूरा एआई का जो गेम है, डिमांड कम होने लग जाएगी। अगर हाइपर स्केलर बोल रहा है कि यार मेरी डिमांड कम होने लगी है, तो डिमांड अगर कम हो जाएगी तो आपकी स्टॉक नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड तो सारा गेम बनाती है। इसीलिए आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू व्यू द 19th of November, जब एनवीडिया के रिजल्ट्स आएंगे। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट। जेंसन की बात आप सुनो, वो किस तरीके से आपको बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक। मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट pro US, but I'm just saying like it gives me a lot of motivation to listen all these technology things what's happening। और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पैसा बनता है यार, सिंपल सी बात है। कोई अगर प्लेटफॉर्म बनाएगा तो आपको EPS अच्छा मिलेगा, राइट? तो आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। अगर आप मान लो कि वही काम कर रहे हो, वो 10 कंपनियां बना रही है, मतलब अगर मैं चॉकलेट बेचने का काम कर रही हूँ, बाजू का भी बेच रहा है, सबका बेच रहा है, वो कहाँ से पैसा बनेगा? एनवीडिया एक यूनिक कंपनी है, हाई प्रोसेसिंग जीपीयू वही बनाती है, तो ऑब्वियसली उनके पास मार्जिन रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनको वैल्यूएशन उतनी तरीके से मिलता है। तो आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर ग्रोथ ऑफ स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अगर नेबीएस की बात करो, वो माइक्रोसॉफ्ट का अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लेता है, मेटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंप्यूट बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, तो ऑब्वियसली अर्निंग विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था कि उसको डेट लेना है, मतलब कर्जा लेना है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, कर्जा इजीली मिल जाएगा। दूसरी एक चीज़, उनके पास जो नॉन कोर एक्टिविटी है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, और वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो लगा के यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार नेबीएस में तुमने इन्वेस्ट तो किया है, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू से लाइक ओके आई हैव इन्वेस्टेड, बट इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन वहाँ पर एक रिस्क तो बनी हुई है ना, कि अगर मान लो कि एवरीथिंग डजंट गो इन द वेल, बट इन्वेस्टिंग तो यही होती है ना, वी हैव टू होप एंड एडमिट कि जो सीईओ कह रहा है कि वहाँ से चीज़ें होगी, जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो जाएगी, वैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आप पोजीशन को ऐड करते चले जाओ, सिंपल एज दैट केस। अभी मैंने देखा होगा कि 30% स्टॉक टॉप से गिरा हुआ है। उसका रीज़न ही वही था, क्योंकि बेसिकली लोगों को ये लगने लगा था कि यार कैपेक्स स्पेंडिंग के ऊपर कैसे करेगी नेबीएस, किस तरीके से उसको कैपेक्स आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो Q3 का रिजल्ट दिया है वहाँ पर एनुअलाइज जो गाइडेंस है उसको बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि वी विल डू अराउंड लाइक 7 to 7.5 बिलियन एनुअलाइज रेट के ऊपर काम करेंगे। अगर H1 की बात करूँ, 156 मिलियन का उन्होंने कुछ रेवेन्यू किया है। कोरव्यूज ने कितना किया है? लगभग उन्होंने बहुत ज़्यादा ही किया है, $2 बिलियन का कुछ रेवेन्यू किया है। $2 बिलियन कहाँ, 156 मिलियन का, तो बहुत डिफरेंस है। तो उनका कहना है कि उन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ा दिया है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, Q3 और Q3 की बात करूँ,
तो लगभग 355% की ग्रोथ उन्होंने की है। अगर मैं एडजस्टेड ईबिटा की बात करूँ, 19% का एडजस्टेड ईबिटा है। पैट तो मतलब बहुत तोड़फोड़ की मचा रहा है। तो मतलब रेवेन्यूज़ की ग्रोथ आई है। और उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने लगेगा माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो अर्निंग विजिबिलिटी तो बिल्कुल है उनके पास। अभी मेटा के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो मुझे लगता है चैलेंजेस वही होगा, अगर वो मेटा का कॉन्ट्रैक्ट वो ठीक तरीके से नहीं करते तो मार्केट में एक अंदेशा जाएगा कि ये उतना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, या डीले पेनल्टी लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मार्केट को एक अंदेशा हो जाएगा यार ये दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स इन अ राइट वे। तो वो एक चीज़ है। अगर मार्जिन की बात करो तो अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल है विच डिफर्स फ्रॉम द कोर व्यू, इसलिए उनको आगे जाते हुए फिक्स कॉस्ट उनकी सेम रहने की उम्मीद है। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े GPUs, बड़े बड़े डाटा सेंटर बिल्ड करोगे तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, कंप्यूटिंग फिक्स कॉस्ट है, वो तो सेम ही रहेगी, जिसका बेनिफिट भी इन कंपनियों को हो सकता है। तो मोटा मोटी अगर समवन आस्क मी, आई थिंक दे आर वेरी गुड प्ले इन टर्म्स ऑफ द AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट। और जैसे जैसे AI की डिमांड अगर बहुत अच्छी बढ़ने लगेगी आगे आने वाले समय में, सो आई थिंक द हाइपर स्केलर हैज़ टू कम टू द कंपनीज लाइक डेटा सेंटर। अभी आप मानोगे कि बहुत तेज़ी से अगर मेटा अपना खुद बना लिया तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऐसा नहीं कि वो नहीं बना सकते, लेकिन बनाने के लिए $1 बिलियन लगते हैं, 2-3 साल लगते हैं। उनके पास उतना टाइम है क्या? तभी तो अगर मेटा नहीं है तो गूगल एप्लीकेशन बना के सारा मार्केट खा जाएगा। तो मेटा को वो अपना ये है। अभी लोग बोल रहे हैं कि AI से कोई ऐप्स ही नहीं रहेंगे, देयर इज़ नो नीड ऑफ एज ऐप्स इन गोइंग फॉरवर्ड, यू कैन यूज़ वन ChatGPT एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। यस्टरडे मैं सुन रहा था कि फेसबुक का मैसेंजर है, टिकटॉक है, आपका व्हाट्सएप है, उनको सारा ही साथ में लेने की कोशिश में ChatGPT कर रहा है। सो आई थिंक दे आर डूइंग गुड काइंड ऑफ थिंग्स। और ChatGPT जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स नए साइन कर रहा है, तो वो भी एक देता है कि ChatGPT इज काइंड ऑफ कंज्यूमर लेवल। तो वहाँ जो डिमांड आती है वो बताती है कि सैम अल्टमन की बात सुना करो, वो बताता है कि डिमांड किस तरीके से डेवलप हो रही है। डिमांड में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें तो धरी के रह जाएगी। देयर विल नॉट बी एनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एंड ऑल दैट। क्योंकि मुझे 2-3 बातें डिफ्रेंशिएट लगती है। एक तो कंपनी छोटे होने के बावजूद में माइक्रोसॉफ्ट ने उनमें ट्रस्ट जिताया, तो कोई चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ने देखी होगी इनमें, ये काम अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेटा भी उनके पास आ गया डील्स के लिए। ऐसे बहुत सारे डील्स अगर वो करते रहेंगे तो उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा। और दूसरी चीज़, उनका $2-4 बिलियन का जो नॉन कोर का बिजनेस है, वहाँ से भी उनको बहुत सारा रेवेन्यूज आता है, तो उसको भी फाइनेंसिंग करके, तो मतलब एक सर्कल चल सकता है। क्या आप नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बाद आप फाइनेंसिंग करो, नए डेटा सेंटर्स, नए GPU प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पर लगाओ, नए डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले करो। वो करने से, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने से आपको और एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप फिर फाइनेंसिंग के पास चले जाओ, फिर एक आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे, तो ये सारा सर्कल बनता चला जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट हाउ द नेवियस ग्रुप विल परफॉर्म एंड विल डू। सो दैट विल द टाइम ओनली डिफाइन कि किस तरीके से नेवियस विल इवेंचुअली क्वेश्चन द अर्निंग गोइंग फॉरवर्ड। बट एज फार एज द Q3 अर्निंग्स इज कंसर्न, जैसे मैंने कहा 355% की रेवेन्यू ग्रोथ है, एडजस्टेड EBITDA 19% पे है। उन्होंने अपने एनुअलाइज रेवेन्यू गाइडेंस है उसको बढ़ाया है, $7 बिलियन तक उन्होंने कहा है। तो लगभग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पैट तो तोड़फोड़ का पैट हो रहा है, मतलब 600% से कुछ पैट बढ़ा है। तो द कंपनी इज डूइंग एवरीथिंग राइट। इट जस्ट दैट ये कैपेक्स इंटेंसिफाइड प्लेयर होने की वजह से थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है कि इसकी फाइनेंसिंग कैसी होगी, पैसा इसको कैसे मिलेगा। अगर वो पैसा हर एक समय पे वो इक्विटी डाइल्यूशन से करने लगेंगे तो दैट बिकम्स अ रेड फ्लैग। बिकॉज अगर इक्विटी डाइल्यूशन से वो सारी चीज़ें करने लगेंगे, दैट बिकम्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज they have to do all these things from their core operating profit। अगर वो core operating profit से ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वो करने लगेंगे, then I think it's more meaningful। लोगों को यही डर लगता है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पैसा लगता है। तो जैसे मैंने कहा, वो एक सर्कल है। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट ठीक से एग्जीक्यूट किया, एनालाइज ये हो जाएगा, फाइनेंसिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी। अगर वो नॉन कोर है, वहाँ डाइवर्सिफिकेशन करके वहाँ से भी पैसे आ सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम हियर ऑन। कंपनी अभी 18 to 20 मल्टीपल्स अर्निंग्स मल्टीप्लाई के ऊपर अवेलेबल है। कंपनी की EV to EBITDA के नंबर्स भी अच्छे हैं एंड द कंपनी इज डूइंग वेल। सो होप यू लाइक माई थेसिस अबाउट द इन्वेस्टिंग इन AI एंड द US स्टॉक विच आई एम डिलीवरिंग। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, लेट मी नो। Please like, share and subscribe, which gives me the motivation to give you these kind of videos। आज का ये तीसरा वीडियो है and I'll try my best going forward to have more videos about the US markets।
और आपने कोई अगर कौन सी यूएस मार्केट की कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो मुझे भी आप बताओ. आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई एम हैप्पी टू डिलीवर यू द बेस्ट इन्वेस्टिंग थेसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा यूएस में इन्वेस्ट किया करो, बिकॉज दैट गिव्स यू अ गुड फ्लेवर्स अबाउट द AI and everything what's happening, and it's very good. You read about it. I encourage everyone to read and go through the presentation of Palantir's, Nvidia, what they do. Try to understand, try to learn from me, try to learn from everyone, because investing is all about investing, is all about learning. The more you learn in advance, I think more you become a good investor. So please like, share and subscribe. Gives me motivation a lot. और hope you like this video. Please like, share and subscribe. मिलते हैं next video में, and thank you very much.